आज हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण मुरारी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीडी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में, और वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। हम लोग क्यूरेटिव मोड की बात तो फ्रिक्वेंटली करते हैं और बार क्योर करते भी हम लोग एक से क्रिटिकल केसेस को, लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन आता है जब हम हमारे पास ये सिचुएशन आ जाता है कि हम लोग ऐसे जैसे केसेस को नहीं कर पा सकते हैं। वैसे केसेस में हम क्या करें? तो सारे केसेस को हम तो क्योर नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं और खासकर टर्मिनल स्टेज जो लाइफ का है वहाँ पे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम ऐसे केसेस को हैंडल कैसे करें। तो इसके लिए एक हमारा दूसरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एक तो हमारा क्यूरेटिव मोड है, दूसरा पैलिएटिव मोड की भी हमको जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे क्या है कि हमारा हम वहाँ पे क्योर नहीं कर सकते हैं और या क्योर कर पाना संभव नहीं है ऐसे केसेस में। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा पैलिएटिव केयर का स्कोप जनरेट होता है और ऐसे में हम लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी हमारे पैरल सिस्टम में अगर हम बात करें, वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहाँ पे क्या है खासकर मेलिग्नेंसी वगैरह में या और भी बहुत सारा केस जहाँ पे कि टर्मिनल स्टेज ऑफ लाइफ आता है। वहाँ पे क्या है कि सिर्फ मैनेजमेंट दे करके ही उनको बहुत सारा लाभ पहुंचाया जा सकता है और ऐसे में जहाँ पे हम क्योर नहीं कर सकते हैं। तो अगर पहले का हम लोग बात करें, सर नेक्स्ट स्लाइड। तो पैलिएटिव केयर की हम बात, तो पैलिएटिव केयर में क्या करते हैं, बेसिकली हमारा पर्पस होता है वहाँ पे। तो पर्पस जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले ही जान चुके हैं कि क्या करते हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं उसके प्रोग्नोसिस ज़्यादा हमारा टारगेट होता है। उनका जो चीफ कंप्लेन है या जो इंटेंस सिम्टम है जिसके वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेसिकली इम्प्रूव करना हमारा टारगेट होता है। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, इवन उनके जो अटेंडेंट होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है और जहाँ पे कि अब क्योर नहीं पॉसिबल है, और जो पेशेंट और अटेंड दोनों हम लोग देखें कि फिजिकली तो परेशान होते हैं, मेंटली भी एक अलग तरह का इनसिक्योरिटी होता है और परेशान होते हैं उन चीज़ों को लेकर के। और उनका जो आप जानते हैं हम लोग खुद कि वो जो मैनेजमेंट होता है उनका, ऐसे डिजीजेस का जो मैनेजमेंट होता है उतना ही टॉर्चरस होता है वहाँ पे। हम लोग हॉस्पिटल्स में जाकर देखते हैं टर्मिनल केसेस में, वो सब जान रहे हैं कि वहाँ पे नहीं संभव है, फिर भी पूरे दिन उनको परेशान तरह तरह का दवा देना और कभी कभी वेनस इन्फ्यूजन करना, तो इस तरह से जो टॉर्चर को लेकर के और एक अलग तरह का भय का माहौल बना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में तो वहाँ पे पैलिएटिव केयर दे करके क्या कर सकते हैं, तो वहाँ के बारे में हम लोग जानते हैं, वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से पैलियरी से। मतलब ही होता है कि हमारा टारगेट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। पैलिएटिव केयर बेसिकली वो नीड ऑफ पेशेंट से आधारित होता है। पेशेंट का उस समय में क्या जरूरत है, हम लोग उसके जरूरत को ख्याल रखते हैं, खासकर जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रहा है, उनको नाजिया है, वोमिटिंग है, इस तरह का जो डिस्ट्रेसिंग फीचर्स होता है हमारा। बेसिकली उस सिचुएशन में क्या होता है, जो पॉइंट होता है कि जो भी वो डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से पेशेंट सफर कर रहा होता है, उस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से हम उसको कैसे निकालें, ये हमारा टारगेट होता है। नेक्स्ट सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे जो पेशेंट को कंप्लेन है या मेंटल लेवल पे हो तो हम करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे हमारा प्रैक्टिस होता है, हमारा जो गाइड करने का टेक्निक होता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल लेवल पे जो डिस्ट्रेसिंग फीचर्स हैं उनको तो हम दूर करने का कोशिश करते हैं। उनके साथ साथ अटेंडेंट को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली उनको केयर मिले, ताकि सारा उनके अंदर जो घबराहट है, एक अननोन फियर टाइप का होता है कि आगे क्या होता है उनको नहीं पता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक तो फियर वो है ही, मतलब क्या है कि उनको तरह तरह का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, समय समय पे
अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट, उनका टॉर्चरस मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरह के टर्मिनल केसेस में जहाँ पे पेन को रिलीव करने के लिए तरह तरह का जो प्रोसीड्योर अपनाया जाता है, बेसिकली वो उस तरह के टॉर्चरस मोड ऑफ ट्रीटमेंट से उनको बचाने का कोशिश कर सकते हैं। तो जब हमारे पास अगर कोई इनक्योरेबल टाइप ऑफ केस आता है तो हमारे पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या, बहुत सारी समस्या आती है। नेक्स्ट सर, तो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड सर, अब एक उसमें सबसे पहले तो हमारे पास केस इनक्योरेबल कंडीशन में आ गया। अब हमारे पास तो सबसे बड़ा समस्या होता है कि आखिर हम इसका लिए प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या डिसाइड करें। तो हमारे पास तो है ना, क्यूरेटिव है, पैलिएटिव है, दोनों मोड है, तो हम कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए डिसाइड करें, क्योंकि ऐसे केसेस में हम क्यूरेटिव मोड में लेके जाएंगे तो मुश्किल है, रिस्क फैक्टर हो सकता है वहाँ पे, तो हमको क्यूरेटिव फैक्टर में जाना है। आखिर ऐसे कंडीशन में हमको क्यूरेटिव मोड में जाना है। उसके बाद अगर हमको क्यूरेटिव जिस मोड, सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया कि मोड करना। दूसरा हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम आता है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। बहुत लोग बोलते हैं रेमेडी का सिलेक्शन जो ऑर्गेन स्पेसिफिक के आधार पर करो, कोई बोलते नहीं सिम्टोमेटिकली करो, कुछ लोगों का कहना है कि मेंटल सिम्टम्स को ध्यान में रख के दवा चुनो। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी भी इस तरह के कंडीशन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कैसे प्रॉपर दवा को चुने। अब दूसरा, अगर हम सही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हमारा सही हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको पैलिएटिव केयर में जाना है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रॉब्लम होता है दवा के चुनाव, वो भी हमने सही चुन लिया। अब इन स्पाइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ राइट रेमेडी, एक सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों के सामने में आ जाती है कि दवा तो सही है लेकिन दवा की पोटेंसी क्या हो। अगर हमारा दवा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, और सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, अगर दवा का हमारा पोटेंसी प्रॉपर नहीं हो, तो पोटेंसी प्रॉपर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है। अगर हम जहाँ पे ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, लोअर पोटेंसी की दवा देनी चाहिए, हम वहाँ पे हायर पोटेंसी की दवा देंगे, तो हम लोग जानते हैं हैंडमैन के हिसाब से ऑर्गेन में उन्होंने कहा कि अगर सिमिलर मेडिसिन बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी में दे दिया जाए तो वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके केस पे। तो अगर ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस है, वहाँ पे हम अगर मेडिसिन के सिलेक्शन में सही है और उसके पोटेंसी के सिलेक्शन में अगर हम मिस कर जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा एक मिस्टेक हो सकता है, और उसकी वजह से भी केस हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है और उसको हो सकता है। अब हमारा पोटेंसी भी सही हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का चर्चा आता है। तो बहुत बड़ी समस्या के साथ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी होता है। जैसे हमारे हैंडमैन उन्होंने 3 मोड की का चर्चा किया है। एक जो बोलते हैं कि ओरल रूट दे सकते हो, दूसरा आपके पास होता है ओल्फैक्शन से दे सकते हो, तीसरा आप टेक्चुअल स्किन के माध्यम से दे सकते हो। तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी चर्चा हमारे होम्योपैथी में है। तो हमारे लिए एक तीसरी बात होती है कि हम उसको दवा को कैसे अप्लाई करें। तो हमारे पास क्या होता है कि अकॉर्डिंगली केस और सिचुएशन हम उसको मोड को डिसाइड करके और उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं दवा पे। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे हम दवा ओरल, बहुत सारे पेशेंट होते हैं कोमेटोज हैं, ओरल रूट से हम दवा हमको नहीं दे सकते हैं, तो हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ना, ओल्फैक्शन से हम दे सकते हैं। एक्चुअली स्किन पे हम उसको ये करके स्किन पे दवा गिरा सकते हैं, उसके थ्रू दवा काम कर सकती है। तो हमारे पास उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे हम हाउ टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम दीज 3 ऑप्शन, तो वो समस्या भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगली समस्या हमारे पास आती है फॉलोअप की। फॉलोअप में बाकी केसेस में जैसे हम फॉलोअप करते हैं वहाँ तो हमारे पास काफी समय होता है, वहाँ पे स्टेबल केसेस होते हैं तो हमको समय मिलता है। लेकिन यहाँ के फॉलोअप में क्या है, हमको बहुत ही केयरफुली और बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है। अगर हम थोड़ा सा भी हम फॉलोअप में मिस होता है और हम दवा में इधर से उधर होते हैं तो हमारा केस बना बनाया केस खराब हो सकता है। इसलिए हमको वहाँ पे फॉलोअप पे भी बड़ी बारीकी से पड़ता है। नेक्स्ट रिपीटेशन को लेकर के वही बात है कि अगर रिपीटेशन करना हो तो हम आखिर प्रॉपर समय क्या होगा रिपीटेशन का, उस पर भी हम फोकस करते हैं। जो पैलेटिव आते हैं, ये सारा मोड हम लोग जो बेसिकली देख रहे हैं ये हमारा क्यूरेटिव मोड में भी होता है। समस्या हमारे लिए ज्यादा टॉर्चरस तब हो जाती है जब हम इनक्योरेबल केसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है और पेशेंट में जो चेंज क्विकली चेंज आते रहता है वहाँ पे, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस में बहुत फास्ट चेंज आता है। हम अगर हम थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि आखिर हम एक ही दवा पे टिके रहना या दवा बदलना, क्योंकि उसमें अगर लक्षण बदलता है तो हमारे यहाँ के लक्षण के हिसाब से दवा बदलता है तो दवा बदलने की भी समस्या होती है।
हम लोगों ने देखा इतना सारा समस्या हमारे पास होता है जब हम इनक्यूरेबल केसेस, ऐसे तो हम क्यूरेबल केस को भी डील कर रहे होते हैं तो भी यही चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनक्यूरेबल केसेस में हमारे पास समय होता है चीजों को सुधारने का। यहाँ पे क्या समस्या हमारे पास है कि उतना टाइम मेरे हम लोगों के पास नहीं होता है कि हम ऐसे केसेस को धीरे से करेक्ट करें। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जब पैलेटिव केयर की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि H.A. रॉबर्ट ने बड़ा अच्छा कहा कि जब इनक्यूरेबल केसेस को हम डील कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या है कि बहुत बड़ा एंक्सियस सिचुएशन वो डेवलप करता है। वो जो हमारा किसी भी फिजिशियन के लिए जब वो इनक्यूरेबल केस को डील कर रहा होता है तो बहुत ही एंक्सियस होता है कि आखिर क्या होगा। और लेकिन इस समस्या का जो सबसे बड़ा समाधान, हमने कहा कि सबसे बड़ा समाधान क्या है हमारे पास, तो इससे बचने का सबसे साधारण तरीका, बहुत कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन में जाने का जो, वो जो हमने पिछले स्लाइड में जो भी चीजें देखी, चाहे वो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बातें थी, वो हमारा फॉलोअप का बात था, या जो भी बात था हमारा, वो सारे समस्याओं की बहुत ही बेसिक समाधान है। और वो समाधान क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल है, लॉ को फॉलो करेंगे तो ये सारी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। अगर हम अपने सिमिलरिटी के कंसेप्ट पे चलते हैं, लॉ ऑफ सिमिलर्स को फॉलो करते हैं, तो एक रेमेडी के माध्यम से, हमको मल्टीपल मेडिसिन में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी के माध्यम से ही हम क्या करेंगे कि पैलिएटिव केयर में भी और वहाँ पे भी टर्मिनल केसेस को भी डील कर सकते हैं। वहाँ भी हमको 2-4 दवा मिक्सर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि जो इंटेंसिफाइड सिम्टम्स होता है उसको आधार बना करके हम बड़ी आसानी से दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं और वहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा अगर लॉ ऑफ सिमिलर्स को हम फॉलो करते हैं, अपने लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम चलने का कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जहाँ पे ग्रॉस फिजिकल चेंजेस भी आ गया, वहाँ पे हम बड़ी आसानी से एक दवा के माध्यम से वहाँ पे रोगी को ला सकते हैं। इवन पेन के केस में खासकर देखिए कि वहाँ पे जो नार्कोटिक है बहुत ही मैसिव डोज में वहाँ पे एलोपैथी में दिया जाता है, या ये करके तो उस वो जो नार्कोटिक्स का मैसिव डोज दिया जाता है, उस डोज से भी बेहतर चाहेंगे तो अपने दवा से दे सकते हैं। ये रॉबर्ट का कहना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जब हम केयर के कंडीशन में हम लोग जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली लक्षण बदलते रहता है, और हम लोग जानते हैं कि लक्षण ही हमारा जो है मूल गाइड है, जिसके आधार पे हम किसी एक दवा तक पहुंच सकते हैं और उस दवा के माध्यम से रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग को बहुत केयरफुल रहना होता है। थोड़ा सा भी अगर हम डिले करते हैं, थोड़ा सा भी लापरवाही बरतते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बहुत केयरफुल होकर के दवा का चुनाव करना पड़ता है, और दवा के पोटेंसी का, दवा के रिपीटेशन का, सारे चीज़ों का बहुत बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे लक्षण बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा दवा भी बदलते चला जाएगा। और अगर हम बदलते हुए परिस्थिति में नई बदली हुई दवा, या बदले हुई परिस्थिति में नई बदली हुई पोटेंसी का कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं कि गड़बड़ परिस्थिति होता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को केसेस में फेल्योर के चांसेस हैं। तो हम उस केस में हर पल हर क्षण बदलते रहता है, और बदलते हुए परिस्थिति में हमको उसके मूल लक्षण को ध्यान में रखते हुए बदलाव आ रहा है, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मूल लक्षण के साथ साथ जो बदलते हुए लक्षण ध्यान रखेंगे हम, और तब जा करके जो दवा हम देंगे तो वो दवा कारगर होगी और रोगी के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहाँ पे क्या है कि हमको फिक्स होकर के एक ही मेडिसिन पे अटके हुए नहीं रहना। अगर लक्षण बदल रहा है तो फ्रिक्वेंटली हमको करने की जरूरत पड़ती है, और हम लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन का बात है। हैनीमैन ने भी कहा कि जब आप दवा देते हो, बाकी सिस्टम की बात अगर हम बात करें वहाँ और हमारे में, अगर मान लीजिए कोई दूसरे सिस्टम की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जब पैलिएटिव केयर में होता है तो टाइम टू टाइम, चूंकि उस कंडीशन में रोगी दवा खाने की स्थिति में होता नहीं है, वहाँ पे क्या समस्या है कि ऐसे कंडीशन में दवा को क्या है कि आईवी के माध्यम से या आईएम के माध्यम से वो बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। हमारी दवा चूंकि डायनेमिक है, तो ऐसे स्थिति में हमको कोई जरूरी नहीं कि हम उसके बॉडी में ये करें। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें
तो पैलिएटिव केयर में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बाकी सारे केसेस में जैसे होता है वैसे ही हमारे यहाँ पे 3 होता है। जो ट्रेडिशनली हम लोग ओरल रूट से दवा देते हैं, अगर रोगी कंसस है रूट से दवा लेने की स्थिति में तो अच्छा है, हम लोग ओरल रूट से दवा देंगे। होता है क्या कि रोगी अनकंसस है, ऐसे परिस्थिति में हम उनको दवा ओरल दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम ओल्फेक्शन का यूज करेंगे। कई बार होता है कि ओल्फेक्शन अगर वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत है तो वहाँ पे हम, हालांकि हनीमैन ने कहा कि अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी नेजल में भी किसी तरह का कोई इशू है तो भी आप ओल्फेक्शन का यूज कर सकते हो, वहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो भी हमारे यहाँ उस मोड में भी अगर दिक्कत है तो एक सब तरीका जो हमारे पास है मेडिसिन को अप्लाई करने का, तो वो टेक्सचुअल मेथड, हम बॉडी के सरफेस पे भी अगर उस दवा को हम गिरा देते हैं तो उतने भर से हमारा क्या है जो डायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो हो जाएगा। तो पैलिएटिव केयर में हमारा होम्योपैथी अगर हम बात करें तो हमारा सिस्टम जो है वो अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। हम लोग पेनलेस ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बाकी सिस्टम में अगर हम दवा अप्लाई करने की बात करें तो हमको किसी ने, खासकर जितना इमरजेंसी बढ़ते जाता है, ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस बढ़ते जाता है, वहाँ पे देखिए कि मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन और उतना कॉम्प्लेक्स होते जाता है, उतना टॉर्चरस होते जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि उसके विपरीत होता है, हम बड़ी आसानी से रोगी को खिला देंगे दवा, उससे भी होगा तो रोगी को स्मेल करवा सकते हैं, उससे भी नहीं होगा तो उसके हम स्किन पे उसको टच करा करके दवा को 1-2 ड्रॉप दवा गिरा करके उससे रोगी को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और तीनों मोड में दवा हमारा काम करेगा क्योंकि दवा हमारा डायनेमिक है, वहाँ पे वो काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहाँ पे भी है दवा के को लेकर के एक समस्या जो आती है बाकी जगह, कि दवा को रेगुलेट करने के लिए क्या है कि घर के लोग नहीं करते हैं, उसके लिए क्या है किसी डॉक्टर की आवश्यकता है, और किसी मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है जो उसको प्रॉपरली दवा को समय समय पे इंजेक्ट फ्लूइड के माध्यम से देते रहे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ दवा का रेगुलेशन बहुत आसान है, बहुत जेंटल में भी इंजेक्शन के बिना किसी परेशानी है। और दवा हमारे ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में और रेगुलेशन में खासकर जो टर्मिनल के लोग परेशान होते हैं दवा को के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के ही, आप लोग रखे आसानी से हम लोग दवा किसी न किसी फॉर्म में ओरल रूट से दे सकते हैं, उसको टेक्चुअल से दे सकते हैं, ऑल्फैक्शन से। तो हमारे सिस्टम में पैलिएटिव केयर के लिए दवा के रेगुलेशन का भी बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जो लोगों का दवा का सिलेक्शन रेगुलेशन सब हो गया, और एक और जो प्रॉब्लम हमारा होता है जो फॉलोअप का प्रोसेस है, तो जो कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पैलिएटिव केयर में ही फॉलोअप के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। हमारा जो आइडियल होम्योपैथिक फॉलोअप का क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया हमको यहाँ पे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पैलिएटिव केयर के लिए कोई अलग से हमारा स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली में जब हम किसी जनरल केस को भी डील कर रहे होते हैं तो हम जब दवा देते हैं, दवा देने के बाद कोई चेंज नहीं आता है और प्रेजेंटेशन अगर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दवा को बदलते नहीं है। उसी दवा के अगर प्रेजेंटेशन सेम है तो दवा के पोटेंसी को राइज अप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे उस हिसाब से पोटेंसी का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हमारा जो लक्षण है अभी भी वही दवा बता रहा है तो हम वहाँ पे दवा के पोटेंसी को लेकर के एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर वहाँ पे हम जो दवा दिए और दवा देने के बाद जो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस था, जो पेशेंट में जो परेशानी थी, उस परेशानी में अगर रिलीफ होना शुरू हो गया तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, दवा में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो दवा हमारा चलते आ रहा था, दवा की जो पोटेंसी थी जैसे थी, हम लोग एज यूजुअली ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट में जो हमारा थर्ड सिचुएशन डेवलप करता है, एग्रावेशन था। तो अगर एग्रावेशन होता है तो जैसा कि सारे जगह हम लोग करते हैं कि अगर एग्रावेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली मेडिसिन को स्टॉप करते हैं। और एग्रावेशन अगर बहुत वायलेंट हो तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी वायलेंसी को कम करने के लिए या तो एंटीडोटल दवा देते हैं, या फिर अगर
एंटीडोटल दवा की का जरूरत नहीं है, उतना वायलेंट लक्षण नहीं है, तो दूसरा सिमिलर दवा चुन करके हम लोग उस रोगी को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी हमारा पैलेटिव केयर में भी जब अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारा जो बाकी प्लान होगा वैसा ही होगा, फॉलोअप का जो होगा सेम एज जो अदर हमारा करते हैं वैसा ही यहाँ पे भी हमारा रहेगा। यहाँ पे कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि प्लान हम उनको लेके चलना है। जनरल जो हमारा फॉलोअप का प्रोसेस है वही फॉलोअप को यहाँ भी हम लोग फॉलो करेंगे। अगर दवा नहीं काम कर रही है, दवा लक्षण वही है, तो पोटेंसी बढ़ाएंगे घटाएंगे जैसा भी हमको लगेगा। अगर दवा काम कर रही है तो हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दवा अगर एग्रावेट कर रही है कंप्लेन को तो हमको या तो उसको एंटीडोटल के बारे में सोचेंगे, या फिर वैसे परिस्थिति में नई दवा का चुनाव करने के लिए हम लोग सोचेंगे। तो सेम एज हम जनरल केस में हम लोग फॉलोअप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग पैलिएटिव केयर में भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब अ, अब हम लोगों का क्या कंसेप्ट है कि पैलिएटिव केयर में क्या, बहुत लोगों का जो, ये हमारा नहीं है, आम पब्लिक का कंसेप्ट है होम्योपैथी को लेकर के, कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, वहाँ पे ये कर सकती है। लेकिन अगर हम हमारे जो भी होम्योपैथिक दवाएं हैं एक्चुअली वो धीरे है नहीं, धीरे दिखती हैं लेकिन धीरे होती नहीं है, काम तो बहुत क्विक करती हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जहाँ पे भी पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस, चाहे वो कैंसर का केस हो चाहे ओरिजिनल फेलर का केस हो, जहाँ पे कि टर्मिनल केसेस की बात आती है, वहाँ पे हमारा दवा बहुत अच्छे से काम करता है। प्रैक्टिस में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखे हैं जहाँ पे कि बहुत ही क्विक, जहाँ पे भी मैसिव मैसिव डोज ऑफ पेन किलर्स दिया जा रहा था, वैसे कंडीशन में भी हमारा जो माइन्यूट डोज है वो काम करता है। और ऐसे केसेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। इसलिए हम चाहें तो हमारी होम्योपैथी को बहुत फास्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर फॉलोअप करें, प्रॉपर सिलेक्शन करें। अगर हमारा जो आइडियल मेथड है उसको हम अगर करें तो पैलिएटिव केयर में भी हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब इसमें कुछ केस हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जो कि पैलिएटिव केयर का है, क्योंकि क्यूरेटिव का नहीं है, पैलिएटिव केयर की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंसर का एक केस है, एक लेडीज है जो कि बिहार में खगड़िया के रहने वाली है, और 70 साल की लेडीज है। और उनका क्या है कि नेक के पास जितना भी ये ग्लैंड है, उनको क्या है, कैंसर ऑफ नेक डिटेक्ट किया गया इसमें। अब उसके वजह से क्या उनको प्रॉब्लम आ रहा था, हम लोगों ने कहा ना कि जो लक्षण होगा उसके आधार पर हम दवा का चुनाव करेंगे ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या है, जो समस्याएं उसको आ रही थी वो क्या था कि पैथोलॉजिकली, तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग दे दिया गया कि वहाँ पे कार्सिनोमा है ग्लैंड्स का, नेक के पास का, तो वो मिल गया। उसके वजह से क्या हो रहा था यहाँ पे, तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था थ्रोट में, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि उसके वॉइस में हस्कीनेस था, वॉइस क्लियर नहीं था, आवाज में भारीपन था। और अगला क्या था, वहाँ दूसरा कंप्लेन क्या था, उसके वो जो जहाँ 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 भी वो अल्सरेशन था, एब्सेस था, जख्म था, सारे जगह पे क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा इंटेंस बर्निंग था और प्रिकिंग पेन था। और वहाँ जो एब्सेस था वहाँ से क्या है कि बहुत ज्यादा येलोइश डिस्चार्ज हो रहा था। और इवन यहाँ तक कि इतना उसको पेन था कि वो खाना तक नहीं चबा पा रही थी। तो ये जो प्रेजेंटेशन रोगी का मेरे पास है, कैंसर तो था ही, नेक के पास वहाँ जो कैंसर है वो तो डायग्नोस्ड केस है, पैथोलॉजिकली डायग्नोस्ड केस था, लेकिन उसको जो कंप्लेन था, जो हम मेरे पास आने के बाद उन्होंने जो बताया, नरेट किया, वो यही था कि उसको आवाज गले में रुकावट जैसा लग रहा है, और उसको बोलने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, आवाज भारी था जो हमको सुनिए, वहाँ पे कंप्लेन था। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ का जो एब्सेस का, उसको मैंने इसमें डालने की कोशिश किया है। नेक के पास बहुत बड़ा बड़ा एब्सेस डिस्चार्ज हो रहा था। एक्चुअली ये जो पिक है ये सेकेंड का है, उससे पहले और भी डिस्चार्ज हो रहा था। तो उसके बाद का सेकेंड फॉलोअप का ये पिक्चर है, फर्स्ट फॉलोअप में पिक्चर नहीं लिया गया था, तो उस समय में और ज्यादा ये फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा था, और ज्यादा वो दिखने में उस तरह का लग रहा था। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर।
अब ये क्या है इसका, मेरे पास जो पेशेंट है उसका टोटलिटी मैंने ड्रॉ किया जो भी प्रेजेंट सिचुएशन था उसके आधार पे। और वहाँ पे क्या है कि रूब्रिक हम लोगों ने किया, और जो रूब्रिक्स था वहाँ पे जो कॉमन वहाँ पे मेटास्टेटिक केस में था वो, इसलिए हम लोगों ने उसका जो रूब्रिक लिया, जनरल सफेक्शन लिया, फूड एंड ड्रिंक्स में। एक चीज और था उस केस में जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो फिश था, उतना उसको चबाने में भी प्रॉब्लम था, सब कुछ। पूछे खाना में क्या पसंद है आपको, क्या खाना चाहेंगे, वो बोले नहीं हमको तो मछली है, जबकि उसको बाकी चीज खाने का इच्छा नहीं है, लेकिन मछली कंडीशन में भी उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर पहले से भी मछली था। और वहां पे भी क्या है कि मछली प्रबल इच्छा है, वहां पे वो कुछ नहीं खाना चाहती है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, वो खाली मछली खिलवा दीजिए। तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने जब टोटलिटी ड्रॉ किया तो वहाँ पे फिश डिजायर को भी जगह दिया। और फूड एंड ड्रिंक्स में एक चीज और था कि मीठा उससे पूछे तो बोला कि नहीं, मीठा तो एकदम मीठा देखने का मन नहीं करता है, खाना तो दूर की बात है, मीठा हमको देखने का नहीं मन करता है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन था, तो हम लोगों ने उसको भी कंसीडर किया, स्वीट एवर्सन को लिया। अब एक और था जो कि ऑब्जर्वेटिव सिम्टम था कि मुंह जब वो बोल रही थी तो मुंह से स्मेल आ रहा था, बदबू आ रहा था, तो उसको हम लोगों ने लिया, माउथ ऑडर ऑफेंसिव लिया। अब जनरल में चूंकि वो जो ग्लैंड्स का था तो हम लोगों ने जनरल एब्सेस ऑफ ग्लैंड लिया। कैंसर तो कैंसर सफेक्शन तो था, लेकिन चूंकि ग्लैंड में एब्सेस था तो इसलिए हम लोगों ने उसको वेरीफाई करने के लिए ग्लैंड एब्सेस यहाँ पे ले लिए। अब नेक्स्ट उसका लक्ष्य ये था कि थ्रोट में पेन था, और साथ में क्या था, वॉइस का भी कंप्लेन था, उसका दोनों था। चिल, तो एक चीज और उसमें था कि खाना खाने के बाद उसका जो है ना, बोले कि बहुत एकदम सिहावन फील होता है, अंदर से सिहर जाता है, ठंडा जैसा फील होता है। तो ये जो कुछ कुछ फीचर बहुत स्ट्रांगली वहां पे प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, हम लोगों ने उसको टोटलिटी में जगह दिया। तो क्या था उसका कि खाना खाने के बाद चिल बहुत ज्यादा तो उसको वहां पे ध्यान दिए। एक और था वहां पे कि जो उसका जब जीभ हम लोगों ने देखा, जीभ जब के वहां पे क्या था, जीभ का सेंटर था वहां पे क्रैक था, डीप क्रैक था वहाँ। तो टोटलिटी। उसके साथ साथ क्या था, सर में क्या था, पेन हो रहा था, और पेन का क्या था, बर्निंग था, जो एब्सेस की वजह से सर में दर्द था, और बर्निंग वहां पे बहुत ज्यादा बर्निंग पेन हो रहा था। उसके साथ क्या कि जब वो सॉलिड चीज, लिक्विड तो वो ले पा रही थी, निगल पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो कुछ सॉलिड चीज खाने का कोशिश कर रही थी उसमें उसको प्रॉब्लम। लोगों ने एक और लक्षण लिया वहां पे कि जो सॉलिड को सॉलो कर रही है उसके उसमें उसको थोड़ा में डिफिकल्टी हो रहा था। और दर्द की वजह से रात में सो नहीं पा रही थी, बोल रही थी बार बार मेरा नींद खराब हो जाता है दर्द की वजह से। तो हम लोगों पर उसको टोटलिटी में जगह दिया, स्लिप डिस्टर्ब पेन बस। और एक और था उसके साथ, एक उसका जो मेन फीचर था, सेंट्रल पॉइंट था उस लेडीज का नेचर था, वो माइल्ड नेचर का था, माइल्डनेस को भी यहाँ पे जगह दिया। और ये सारे ऑब्जर्वेशन तो ध्यान देने के बाद हमारे पास जो दवा आई, वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत टोटलिटी को कवर करते हुए यहाँ पे हमारे पास दवा एसिड आ गई। और एसिड ग्रुप का हम लोग ऐसे ही जानते हैं। एक चीज और उस लेडीज में था, कुछ चीजें यहाँ पे जो हमने नहीं डाला है क्योंकि ये केस प्रेजेंटेशन नहीं था, जनरल पैलिएटिव केयर पे था, तो इसका पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, और भी बहुत सारी चीजों को तो मोटा मोटी हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रिक एसिड का बड़ा अच्छा क्लियर कट पिक्चर बन रहा था। और एसिड ग्रुप का ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बहुत प्रोमिनेंट होता है, बर्निंग उसका, पेन ये होता है, डिबिलिटी होता है, वो सब है। और नाइट्रिक एसिड में तो स्ट्रॉन्ग साइकोटिक होने की वजह से जो भी अल्सरेटिव और इस तरह का साइकोटिक ग्रोथ और सिक्रेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें है। तो मियाजमेटिकली भी हम देख रहे थे कि वो भी कवर कर रहा था। ओवरऑल एज ए होल पैथोलॉजी हम लोग देख रहे थे, तो सब कुछ मिलाने पर नाइट्रिक एसिड हमारे पास आ रहा था। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब नेक्स्ट स्लाइड सर। जब हमारे पास सामने आ रहा था तो हमारे पास अब अगला था कि दवा को अप्लाई करना। नाइट्रिक एसिड आ रहा है तो हमको नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट स्लाइड सर। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब यहाँ पे क्या है कि दवा हम लोगों ने टोटलिटी के आधार पर नाइट्रिक एसिड का सिलेक्शन कर लिया। नाइट्रिक एसिड का 0:1, क्योंकि दवा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों के सेंटर पर लोग ड्रग ट्रांसमिशन मोड को रेफर करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे दवा को ट्रांसमिट किया। और ट्रांसमिट करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे दवा जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो 1-2 दिन के बाद दर्द और जलन में आराम होने लगा।
और लगभग 4-5 दिन जाते जाते वहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो डिस्चार्ज था आफ्टर 4 to 5 डेज, वहाँ पे जो डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज का नेचर भी धीरे धीरे मॉडिफाई करने लगा और वहाँ पे धीरे धीरे ग्रेनुलेशन वगैरह होने लगा। हालांकि ये लगभग 6 महीने तक हमने इस रोगी का इलाज किया, बीच में 1-2 दवाएं बदली भी, और अल्टीमेटली लंबा समय चलने के बावजूद भी रोगी को लाइफ को हम लोग सेव नहीं किया। लेकिन वहाँ पे क्या, वो जो 5 to 6 मंथ का जो हमारा उनके साथ वो जो जर्नी रहा, तो जर्नी में क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो क्या मिला कि जो वो लाइफ था उसका, जो भी मॉडर्न मेडिसिन या जो भी पैरेलल सिस्टम से उनको जो दवा दी थी पेन को रिलीफ करने के लिए, बर्निंग को रिलीफ करने के लिए, और उनके लाइफ को दिया गया था कि मैक्सिमम 2 मंथ्स ये सर्वाइव करेंगे, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 मंथ रहे थे। ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने उनको लगभग 6 महीने तक अपने साथ रखा, और दर्द भी बहुत कम रहा, जलन भी बहुत कम रहा, डिस्चार्ज भी बहुत कम रहा, थोड़ा बहुत भी कर पा रही थी। और फैमिली वाले जो थे वो भी जो थे परेशान थे लेकर के कहाँ ले जाएं, क्या करें नहीं करें, वो सारे समस्याओं से उनको फैमिली वालों को भी लग गया कि नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक नहीं हो सकता है ये, तो वो भी जान रहे थे, हम भी जान रहे थे। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम लोग अगर पेशेंसली अगर वहाँ पे काम करने का कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है। सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। सर मैं अपनी तरफ से नेक्स्ट स्लाइड कर दिया है, वो शायद आपको थोड़ा। अच्छा, हाँ ठीक है सर, बस तो इसमें तो नेक्स्ट केस एक और है, लेकिन हम लोग उसको नहीं करेंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट में कभी हम लोग कर लेंगे। ये कंक्लूजन जो हमारा निकला, कंक्लूजन के साथ ही हम अपना लेक्चर ये करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पैलिएटिव केयर जो होता है हमारा, वो हमको अपने कितना हमारा एडेरेंस है, कितना हमारा विश्वास है, उसको बनने का काम करता है। अगर हमको अपने प्रिंसिपल पे, सिमिलिया पे विश्वास है तो हम पैलिएटिव केयर में फॉलो करेंगे, और हमारा प्रिंसिपल को फॉलो करने की जो हमारी एबिलिटी है, और जो पेशेंस है अपने उसको टेस्टिंग के लिए ये पैलिएटिव केयर हमारा बहुत फ्रूटफुल होता है। इवन कोई भी केस देख रहे हैं, ये कैंसर, इसके जस्ट बाद हम लोग का एक और कैंसर का केस था, ऐसा ऐसा बहुत सारे केसेस हमने देखा। एक दवा पेशेंट का, चाहे वो बर्निंग हो, चाहे वो जलन, उसको डिफिकल्टी हो, जिस तरह का कंप्लेन, मल्टीपल कंप्लेन में हमारा एक दवा कारगर होता है। तो अगर हम कंक्लूड सेशन हो तो कंक्लूड हमारा यही निकलता है कि अगर हम क्यूरेटिव मोड में तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस आज के डेट में हमारे पास देखने को मिलेंगे जहाँ पे क्या है कि हम क्यूरेटिव मोड में नहीं है, फर्स्ट पैथोलॉजिकल केसेस हैं। केसेस में अगर हम अपने प्रिंसिपल को, सिमिलिया को फॉलो करते हुए एक दवा तक पहुंचने की कोशिश करें, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा में कोई ऐसा था, कॉमन वही कॉमन लक्षण था, जलन था, स्वॉलिंग में डिफिकल्टी था, जो प्रोमिनेंट फीचर था जैसे मछली की इच्छा उसको हो रही थी, खाने के बाद बहुत ज्यादा सीवियर चिल हो रहा था। थोड़ा सा केयरफुल ऑब्जर्वेशन मैंने किया उसमें, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज्यादा स्पेशल अलग से कोई स्पेशल दवा का दवा दिया को। मैंने क्या किया, उसको रोगी जैसा बता था उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने की मैंने कोशिश की, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार हमारे पास दवा आई, और वो दवा, उस पर्टिकुलर दवा को हमने उस पर अप्लाई करने की कोशिश किया, मिला। जहाँ पे लोग होपलेस थे, 0% होप मान के चल रहे थे, वहाँ पे हमने 6 मंथ तक उस रोगी को कंटिन्यूअसली पेनलेस लाइफ दिया। ये होम्योपैथी के ब्यूटी की वजह से है और होम्योपैथी के प्रिंसिपल के वजह से है। तो हम लोग तो ऐसे केसेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में हमारा बहुत अच्छा है स्कोप। तो सब लोग इस पे कोशिश करें, तो हम लोग, अगर हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आने की कोशिश करेंगे तो क्यूरेटिव एज वेल एज हमको पैलिएटिव पे भी वर्क करना पड़ेगा। हम सिर्फ क्यूरेटिव कर करके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कभी नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आने के लिए हमको क्यूरेटिव तो करना ही करना पड़ेगा, साथ में ये जो इस तरह के जो ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस है वहाँ पे हमको पैलिएटिव केयर में भी हमारा अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा, उसमें हमारा स्कोप जनरेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा सिस्टम और डेवलप हो सके और अच्छा हम कर सकें। इसी के साथ ही हम अपना सेशन यहीं पे खत्म कर दें। एक फिर से IFPH की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो है बोलने का मौका मिला। बाकी क्वेश्चन है कोई तो पूछ सकते हैं।